करें स्टार्ट क्या? गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक में हम कहां तक पहुंचे थे? 1944 का राजगोपालाचारी फार्मूला तो वैसे पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और हाँ, कल हमने ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम चले थे 1932 में, ठीक है। तीसरी गोलमेज सम्मेलन में हमने पढ़ा था 1935 के भारत सरकार अधिनियम की रूपरेखा तैयार हुई थी और 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। ऐसा भारतीयों का संविधान था जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो ऐसा फार्मूला था जो किसको खुश करने के लिए आया था? मुस्लिम लीग को, लेकिन वो क्या हुआ? असफल। तो 1945 में दो चीजें हैं बेटा। 1945 एक आई थी वेबेल योजना। कौन सी योजना आई थी? वेबेल योजना आई थी, लिख लो। 1945 में कौन सी योजना आई थी? वेबेल योजना आई थी। कब आई थी वेबेल योजना? 1945 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वेबेल योजना क्या आई थी, कब आई थी? 1945। और 1945 का ही वो दौर होगा बेटा जिसमें ना आपका ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है समाप्त होगा। ये वेबेल योजना आई ना, उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंतिम दौर चल रहा था, ठीक है। तो ये वेबेल योजना थी ना, ये भी प्यारे बच्चों व्यक्ति के नाम पर है। ये लॉर्ड वेबेल के नाम पर है, ठीक है। किसके नाम पर है? लॉर्ड वेबेल के नाम पर है वेबेल योजना, ठीक है। तो ये वेबेल है ना, ये भी प्यारे बच्चों भारतीयों को ना किसी प्रकार से ना क्या करने के लिए आया था? ये खुश करने के लिए आया था। तो वेबेल योजना है ना, ये आई थी बेटा 14 जून 1945 को, लिख लो। ये कब आई थी वेबेल योजना? ये पूछा गया था भारतीयों को खुश करने के लिए 14 जून 1945 को आई थी, लिख लो। ये कब आई थी? 14 जून 1945 को आई थी। ये पेपर में याद रख लेना, वेबेल योजना कब आई थी? 14 जून 1945 को आई थी। ये कहता है कि लॉर्ड वेबेल इसमें क्या कहता है कि जो आगे है ना वायसराय, ठीक है, वही है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ना इसने कह दिया सभी दलों के सदस्यों को क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। पहले जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी ना, उसमें भारतीयों की संख्या क्या होती थी? ना मात्र होती थी। इसने कह दिया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ज्यादा से ज्यादा किसको नियुक्त किया जाएगा बेटा? भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। और इसमें भारतीयों का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को किया जाएगा या मुसलमानों को या सिखों को या ईसाइयों को। इसमें कहा गया सभी दलों की क्या होगी? नियुक्ति होगी। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मतलब जितने भी दल है ना, उन सभी को क्या किया जाएगा बेटा? शामिल किया जाएगा। किसमें कहा गई ये बात? वेबेल योजना में कही गई। तो कहीं ना कहीं वेबेल आज भी इसके दिमाग में थी। अगर भारतीय मान गए ना, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त कब होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए जाएंगे। बाद में यानी युद्ध समाप्त कब होगा? 2 अगस्त 1945। और योजना कब की है ये? जून 1945। तो इस टाइम तक किसी को पता नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त होगा। तो कहीं ना कहीं ये वेबेल योजना भी बेटा भारतीयों को ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए आई थी। आपको पता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 का असफल हो गया, क्रिप्स मिशन 1942 का असफल हो गया। तो ये अंतिम प्रयास किसने किया था? वेबेल ने किया था। ये ब्रिटेन से भारत आया था भारतीयों को मनाने के लिए, ठीक है। तो भाई इसने क्या कहा? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों के सदस्यों को क्या मिलेगा? मौका। और इसने कह दिया कि केवल जो वायसराय का पद है, ठीक है, और सेना प्रमुख का पद है, ठीक है, उसको छोड़कर ना सभी पदों पर कौन नियुक्त होंगे? भारतीय नियुक्त होंगे, ठीक है। इसने क्या कह दिया? एक तो जो वायसराय का पद है और एक
सेना प्रमुख अभी तीनों सेनाओं का कौन होता है बेटा? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो उस टाइम में ना जो वायसराय के पास क्या होती थी? अथॉरिटी होती थी। जो यहाँ वायसराय या सेना प्रमुख का पद है ना, वो तो किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। और बाकी सभी पदों पर किसकी नियुक्ति होगी? भारतीयों की नियुक्ति होगी। यानी ये भारतीयों को मनाने के लिए आया कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर साथ दे दोगे ना, तो वायसराय के पद को छोड़कर, और किस पद को छोड़कर? सेना प्रमुख के पद को छोड़कर सभी जितने भी पद है ना, उन पर कौन शामिल होंगे? भारतीय शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे? भारतीय। ये बात किसने कही थी? वेवेल ने कही थी। ठीक है, और इसने कहा कि मतलब है ना, जो मतलब आगे आगे जो सदस्य चुने जाएंगे ना, उसमें ना कहते हैं मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग के सदस्य हिंदुओं के बराबर चुने जाएंगे। ठीक है, हिंदुओं के क्या चुने जाएंगे? बराबर चुने जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य है ना, वो किसके बराबर चुने जाएंगे? हिंदुओं के। या दूसरी ओर मैं कह दूं कांग्रेस के। यानी जितने सदस्य कांग्रेस से चुने जाएंगे ना, उतने ही किससे चुने जाएंगे? मुस्लिम लीग से चुने जाएंगे। क्योंकि इस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना है ना, अलग राष्ट्र की क्या कर उठा चुका था? मांग उठा चुका था। कल मैंने बताया था एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ना अलग राष्ट्र पाकिस्तान की क्या उठाई? मांग। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान, दो राष्ट्र का फार्मूला दिया था मोहम्मद इकबाल ने, और पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में उठाई थी। तो पाकिस्तान की मांग उठ रही थी, तो इसने ना मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वेवेल ने कहा कि जितने पदों पर ना मतलब हिंदुओं की, सवर्ण हिंदुओं की नियुक्ति होगी ना, उतने पदों पर किसकी होगी? मुसलमानों की या मुस्लिम लीग की। और इसने कहा जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा ना, भारत है ना, वो भारत को खुद का क्या बनाने की आजादी मिल जाएगी? संविधान बनाने की आजादी मिल जाएगी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा ना, भारत है ना खुद का क्या बना सकता है बेटा? संविधान बना सकता है। और इसने कहा कि हम है ना एक थोड़े दिन बाद है ना एक सर्वदलीय सम्मेलन करेंगे, जो कहां पर होगा? शिमला में हम क्या करेंगे? एक सम्मेलन करेंगे जिसमें क्या होंगे? सभी दल एक साथ इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो वेवेल योजना में ना क्या कहा गया कि हम है ना मतलब कौन सा सम्मेलन करेंगे? शिमला सम्मेलन करेंगे, जिसमें सभी दल क्या होंगे? एक साथ आएंगे। ये किस बात योजना में बात हुई थी प्यारे बच्चों? वेवेल योजना में ये बात कही कि हम एक शिमला सम्मेलन करेंगे, और उस शिमला सम्मेलन में सभी दल है ना ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या लेंगे? भाग लेंगे। ये बात किस में कही गई थी? वेवेल योजना में कही गई। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, आप दिमाग पे मतलब वैसे ही बर्डन डाल रहे। मैं दोबारा बताता हूँ वेवेल योजना कब क्या थी। ये 14 जून 1945 को आई थी, और कहीं ना कहीं ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल करने के लिए आई। इसमें 3 बातें याद रखना। एक तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीयों को मौका मिलेगा, सभी का मतलब सभी दलों को मौका मिलेगा। एक, जितने हिंदुओं की नियुक्ति होगी उतने ही मुसलमानों की नियुक्ति होगी। ठीक है, और इसमें कहा गया वायसराय और सेना प्रमुख के पद को छोड़कर सभी पदों पर भारतीय नियुक्त होंगे। और इसमें यह भी कहा गया हम एक सर्वदलीय सम्मेलन करेंगे, वो कहां पर होगा? शिमला में होगा। तो यहां तक पता चला क्या थी ये वेवेल योजना? आपसे यही क्वेश्चन आएगा बेटा, वेवेल योजना कब आई? 1945 में, 14 जून 1945। और इसी के आधार पर कौन सा सम्मेलन हुआ बेटा? इसमें किस सम्मेलन की बात की गई थी? शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945, और ये हुआ था बेटा 25 जून 1945। कितने दिन बाद हुआ? 11 दिन बाद। 14 जून को हुआ था ना वो, ठीक है, और ये कितने दिन बाद हुआ? 11 दिन बाद। यानी कब हुआ बेटा ये? 25 जून को। उस वेवेल योजना के लास्ट में ये बात कही गई थी ना कि हम है ना एक सर्वदल का सम्मेलन करेंगे। कहां करेंगे? और वो कब हुआ? 25 जून 1945 को हुआ। ठीक है, इसमें ना मतलब सर्वदल का मतलब है इसमें सभी दल आएंगे। इसमें क्या होगा? कांग्रेस भी आएगी, मुस्लिम लीग भी आएगी, हिंदू महासभा भी आएगी,
और जो दलित अनुसूचित जाति वाली पार्टियां भी आएंगी, ठीक है। दलित वगैरह सभी के सभी लोग यानी बाबा साहब वगैरह सारे के सारे इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आएंगे। सर्वदल का मतलब है सारे के सारे दल इसमें आएंगे, ठीक है। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945। कहां पर हुआ ये? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शिमला सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। ये सम्मेलन शुरू हुआ ना, कहते हैं इसमें ना महात्मा गांधी नहीं गए थे। कौन नहीं गए थे? महात्मा गांधी नहीं गए थे, ठीक है। और कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद सभी गए थे, लेकिन कौन गए? नहीं गए थे। और हालांकि महात्मा गांधी है ना उस टाइम कहां थे? शिमला में ही थे, लेकिन इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गए थे। लिख लो, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन नहीं गए थे बेटा? महात्मा गांधी नहीं गए थे। और गांधी को यह बात पता थी कि सभी दल आएंगे ना तो यह सम्मेलन कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि सभी दल अपने अपने हितों की क्या उठाएंगे? मांग। और जब बेटा अपने हितों की मांग उठेगी ना तो वो सांप्रदायिकता का रूप ले लेगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि सभी दल के लोग क्या है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आएंगे। तो महात्मा गांधी क्या इस बैठक में उन्होंने क्या नहीं लिया? हिस्सा नहीं लिया, भाग नहीं लिया, लेकिन महात्मा गांधी थे कहां पर? शिमला में थे। ये दोनों बातें याद करनी है, ठीक है। ये 25 जून से लेकर ना 14 जुलाई तक चला था। लगभग कितने दिन चला था ये? 19 दिन चला था। लिख लो, ये 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक चला था। तो लगभग कितने दिन चला था बेटा? ये 19 दिन चला था। कितने दिन चला था ये? 19 दिन चला था। कितने दिन चला था ये? 19 दिन चला था, ठीक है। अब है ना इसमें कहते हैं कि दलितों ने ना, ठीक है, दलितों ने ना किसकी मांग उठाई? पृथक चुनाव प्रणाली की मांग उठाई। इसमें जो दलित वर्ग थे ना, ठीक है, उन्होंने किसकी मांग उठाई बेटा? पृथक चुनाव प्रणाली की मांग उठाई, ठीक है। और ना इसमें कहा गया जो मुस्लिम लीग थी ना, ठीक है, मुस्लिम लीग कहती है कि जो परिषद होगी ना उसमें जितने भी मुसलमानों की नियुक्ति होगी ना उसका अधिकार किसके पास होगा? मुस्लिम लीग के पास होगा। इससे कांग्रेस क्या हो गई? असहमत हो गई, क्योंकि कांग्रेस में भी क्या थे बेटा? बहुत ज्यादा मुसलमान थे। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, वो किस में थे? कांग्रेस में थे। अब आपको पता है कि अगर मुस्लिम लीग के पास परिषद में सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार होगा तो क्या वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को नियुक्त करेंगे? नहीं करेंगे ना। उनको तो उन्होंने गद्दार की भी क्या दे दी थी? संज्ञा दे दी। तो इसने कहा मुस्लिम लीग परिषद में जो सदस्य नियुक्त होंगे ना मुसलमान, उनका अधिकार किसके पास होगा? इससे कौन असहमत हो गया बेटा? कांग्रेस असहमत हो गई। और कांग्रेस असहमत हो गई तो ऑब्वियस सी बात है मीटिंग क्या हो गई? असफल। तो ये शिमला सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। और 14 जुलाई 1945 को ना वेवेल ने यह घोषणा कर दी कि यह शिमला सम्मेलन क्या हुआ है? असफल हुआ है, क्योंकि इसमें मुद्दा किसका उठ गया? सांप्रदायिकता का। अब मुस्लिम लीग तो कह रही है कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतलब चुनाव लड़ने की क्या मिले? आजादी। और इधर दलित महासंघ कह रहा है कि दलितों को पृथक चुनाव प्रणाली मिले। कांग्रेस किसकी बात से असहमत है? मुस्लिम लीग की। तो यह शिमला सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। कुछ भी नहीं है बेटा, मेन बात मैं बताता हूं, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन दोनों कुछ भी नहीं है। दोनों याद रखना, एक आया था 14 जून 1945, एक आया था 25 जून 1945। दोनों का उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों को खुश कर कर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना। तो वेवेल कहता है ये मतलब ब्रिस्टल चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उससे मिलकर भारत आया। आते इसने कहा कि भारत है ना वो स्वयं का तो संविधान बना सकता है, लेकिन ना हम क्या करेंगे? वायसराय का जो पद और सेना प्रमुख छोड़कर सभी भारतीयों को दे देंगे। और एक इसमें यह बात कही गई कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें सभी भारतीय होंगे और वो सभी दलों से होंगे। और मुस्लिम लीग को बराबर का हक दिया जाएगा हिंदुओं के या कांग्रेस के, ठीक है। और कहा गया हम एक सर्वदलीय सम्मेलन करेंगे वो शिमला में
25 जून 1945 को हुआ। वेविल ने इसकी अध्यक्षता की थी शिमला सम्मेलन की, और इसमें भी वही चीज है, मुद्दा उठा कि मुसलमान कहते हैं कि जो परिषद में जितने मुसलमानों की नियुक्ति होगी वो कौन करेगी, मुस्लिम लीग यानी कांग्रेस नहीं करेगी। अब कांग्रेस में मुसलमान थे तो वो तो रह जाएंगे, तो कांग्रेस क्या हो गई, इससे नाखुश। ये 19 दिन चला, महात्मा गांधी शिमला में होते हुए भी नहीं गए। दलितों ने किसकी मांग उठाई, पृथक चुनाव प्रणाली की, तो ये सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब 1946 में ना एक मिशन भारत आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था बेटा, कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन सा मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया होगा बेटा ये, 1946 में भारत आया। पक्का रट लेना, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, 1946 में। कौन सा मिशन भारत आया 1946 में, कैबिनेट मिशन। कब भारत आया, 1946, ठीक है। ये क्या था पहले समझो, ठीक है। कैबिनेट मिशन है ना, ठीक है। इस टाइम है ना कैबिनेट, जिस में टाइम मिशन भारत आया ना, उस टाइम भारत है ना वो किसकी मांग उठा रहा था, संविधान बनाने की क्या उठा रहा था, मांग उठा रहा था। कैबिनेट मिशन भारतीयों से मिला और भारतीयों को कहा कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो इन्होंने हाथ खड़ा करके क्या कहा था, हमें खुद का क्या चाहिए, संविधान चाहिए। और कैबिनेट मिशन ने एक ही बात पूछी बेटा कि संविधान होता क्या है, कोई बताएगा। तो किसी भी भारतीय के पास कोई जवाब नहीं था, वो तो कह रहे थे संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, संविधान चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ने कहा बेटा ऐसे संविधान नहीं बनेगा। संविधान बनाने के लिए, संविधान होता क्या है, संविधान होता है नियमों और उपनियमों का समूह ही क्या होता है, संविधान होता है, ठीक है। अगर आपने सपोज करो किसी के साथ जालसाजी की है तो आपको मतलब अभी तो कुछ धाराएं है ना ये बेटा चेंज हो गई है, पहले जालसाजी की धारा लगती थी 420। अगर आपने किसी को ना धोखा दिया तो आपको संविधान में लिखा हुआ है कि आपको 420 के तहत आप पर क्या दर्ज होगा, केस। पहले मर्डर का वो धारा होती थी 302, किसी का मर्डर कर दिया है तो किस संविधान की किस धारा के तहत सजा मिलेगी, 302। आप जो भी क्राइम करते हो ना उनका ब्यौरा कहां पर मिलेगा आपको, संविधान में मिलेगा। अगर संविधान ना हो ना बेटा तो गरीब को कोई जीने नहीं देगा, अगर संविधान ना हो तो। संविधान क्या है, नियमों और उपनियमों का समूह है। तो उन्होंने ये बात नहीं है कि भारतीयों को संविधान का पता नहीं था, संविधान का पता तो था, लेकिन भारतीयों को ये पता नहीं था संविधान बनेगा कैसे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन है ना, ठीक है, इसने क्या किया बेटा, आकर भारतीयों को समझाया कि ऐसे संविधान नहीं बनेगा। संविधान बनाने के लिए ना आपको एक संविधान सभा का गठन करना होगा, और संविधान सभा का गठन कर लिया ना उसके बाद है ना उनके सदस्यों को निर्धारित करना होगा कि इतने सदस्य होंगे संविधान सभा में, और उन सदस्यों का आपको क्या करना होगा, चुनाव करना होगा। अगर संपूर्ण भारत से आप राय मांगोगे ना संविधान में क्या होना चाहिए, हर इंसान की राय क्या होगी, अलग होगी, तो फिर तो संविधान कभी बन ही नहीं पाएगा ना। तो उसने कहा कि जो सदस्य चुन कर आए ना उनसे है ना राय मांगो कि संविधान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, फिर है ना आपकी क्या बनेगी, सहमति बनेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर पूछे भारत का संविधान किस मिशन के कहने पर बना, ये क्वेश्चन आ चुका है, कैबिनेट मिशन। लिख लो भारत का संविधान किस मिशन के कहने पर बना था, तो भारत का संविधान किस मिशन के कहने पर बना था, कैबिनेट मिशन के कहने पर बना था। लिख लो भारत का संविधान किस मिशन के कहने पर बना था, तो आपका आंसर क्या होगा, भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत का क्या बना था, संविधान बना। और भारत का अगर पूछे संविधान बनाया किसने था, तो भारत का संविधान बनाया किसने था, संविधान सभा ने। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। भारत का संविधान किसके कहने पर बना, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बना। और भारत का संविधान बनाया किस सभा ने था, संविधान सभा। किसके कहने पर बना और बनाया किसने था, संविधान सभा ने बनाया था। अब संविधान सभा के लिए कहते हैं बेटा जुलाई 1946 में ना क्या हुए, चुनाव हुए।
संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। और इसमें निर्धारित किया गया कि हम है ना संविधान सभा में कितने सदस्य रखेंगे? 389 सदस्य रखेंगे। क्या डिसाइड किया गया बेटा? संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। और 389 सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? 389 सदस्यों का चुनाव होगा। और चुनाव कब होंगे? जुलाई 1946। कितने सदस्य डिसाइड किए गए? 389। और उस टाइम है ना कहते हैं जो एक सदस्य होगा ना वो कितने लाख पर चुना जाएगा? 10 लाख पर क्या चुना जाएगा? एक सदस्य। ठीक है, एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा बेटा? 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कितना व्यक्ति करेगा? एक व्यक्ति करेगा। ठीक है, कितने अनुपात किया गया? 10 लाख अनुपात 1 किया गया। ठीक है, टोटल कितनी सीटें निर्धारित की गई? 389। चुनाव कब होगा? जुलाई 1946। इसमें कहा गया कि ये 389 आएंगे कहां से? 296 तो आएंगे बेटा ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 93 आएंगे देसी रियासतों से। ठीक है, तो इनमें से ना 6 और 3 9 9 9 18 2 और 1 3, तो 389 में ना 296 कहां से आएंगे बेटा? ब्रिटिश प्रांतों से। ये ब्रिटिश प्रांत क्या होते थे? जो अंग्रेजों के क्या होते थे? अधीन होते थे। उनको क्या बोला जाता था? ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था। जब मैं पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाऊंगा ना तब यहां पर आराम से बताऊंगा कि 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे। लेकिन आप यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। 296 कहां से आएंगे और 93 कहां से आएंगे? अब देसी रियासतें वो थी जिन पर ना भारतीय राजाओं का क्या था? अधिकार था। ठीक है, अब है ना संविधान सभा ने देसी रियासतों को कहा कि हमें क्या करवाना है? चुनाव। अब देखो क्या राजा चुनाव करवाने में विश्वास रखेगा? क्योंकि वहां तो राजतंत्र है ना, और चुनाव हो गया तो वहां क्या आ जाएगा? लोकतंत्र आ जाएगा। और लोकतंत्र आ गया तो राजा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों कभी भी है ना राजा का चुनाव नहीं होता। पुराने टाइम में भी देख लो, राजा है ना अपनी शक्ति से बनते थे। ठीक है, अब बाबर के बाद बन गया हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। यानी राजा किसके द्वारा बनते थे बेटा? शक्तियों के द्वारा राजा बनते थे। राजा का चुनाव नहीं होता। अब जंगल में कभी आपने देखा है चुनाव होता हुआ? ठीक है, जंगल की खामोशी बता देती है कि यहाँ का राजा कौन है? शेर है। ठीक है, जंगल में कभी क्या नहीं होता? चुनाव नहीं होता। ठीक है, और शेर है ना उसको प्यारे बच्चों अपना रुतबा बरकरार रखना जरूरी होता है। क्या शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो उसकी वैल्यू होगी? उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपने पढ़ना छोड़ दिया ना तो आपकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप अपने अपने घरों के शेर हो, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और जिस दिन आपने पढ़ना छोड़ दिया ना उस दिन आपकी वैल्यू समाप्त है। ठीक है, अगर शेर शिकार करना छोड़ देना तो बंदर भी है ना उसकी पूंछ से खेलेगा। बोला यार गलती से खेल गया मैं तो। ठीक है, यहां से गुजर रहा था, पूंछ दिखाई दी, उसको पता ये करना धरना तो इसके पास कुछ है नहीं, वो भी इसका चूहा आएगा, वो भी उसके कानों में खेल कर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि शेर क्या नहीं कर रहा? शिकार। तो बेटा जो आपका पद है ना उसकी गरिमा को आपको बरकरार रखना आपका दायित्व है। अगर आप वो बरकरार नहीं रख पाए ना तो समाज में आपकी इज्जत नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है देसी रियासतों ने कह दिया कि आपको कितने सदस्य चाहिए? हमसे 93 चाहिए ना। हम चुनाव नहीं करवाएंगे लेकिन आपको ना हम 93 सदस्य भेज देंगे। राजा बोला मैं जिन 93 सभी राजा मिल गए, बोला हम है ना सभी राजा मिलकर अपने अपने में से एक सदस्य भेज देंगे। टोटल कितने सदस्य भेज देंगे आपके पास? 93। तो देसी रियासतों ने चुनाव में भाग लेने से क्या कर दिया? इनकार। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम आपके साथ नहीं है, बोला हम है ना ये 93 सदस्य, हम 93 राजा है, आप अपना चुनाव करवा लो, बाकी हम है ना ये 93 सदस्य अपने आप आपके पास है भेज देंगे। तो चुनाव कितनी सीटों पर होगा? 296 सीटों पर होगा। होना कितनी पर था? पता चला इन 93 सीटों पर चुनाव
क्यों नहीं हुआ? पता चल गया होगा। वेरी गुड। ठीक है, अब कितनी सीटों पर चुनाव हुआ बेटा? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। चुनाव कब हुआ? जुलाई 1996। इनमें 208 सीटों पर ना किसने कब्जा कर लिया इस चुनाव में? कांग्रेस। और 73 सीटों पर कब्जा किसने कर लिया? मुस्लिम लीग ने। और 15 सीटों पर कब्जा कर लिया अदर्स ने, जिसे आप बोलते हो अन्य। 8 और 3 11 और 5 16, 2 और 7 9 और 2 हो गया ना। अगर मैथ गलत नहीं है तो 296। ठीक है, तो कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें कितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई? इसमें बेटा 199 सीटें जीती डायरेक्ट कांग्रेस ने, और 9 सीटों पर ना उन्होंने समर्थन दे दिया। तो टोटल मेजोरिटी कांग्रेस के पास कितनी थी? 208 थी। कितनी मेजोरिटी थी टोटल? 208 थी। मुस्लिम लीग के पास कितनी थी? 73। और अन्य के पास कितनी थी? 15। अब प्यारे बच्चों, इस चुनाव ने ना मुस्लिम लीग को आईना दिखा दिया। पहले मुस्लिम लीग के मन में एक भ्रम था कि जब भारत आजाद हो जाएगा ना और उसके बाद हम चुनाव करवाएंगे, तो इनको वहम था कि हम कांग्रेस को क्या हरा देंगे चुनाव। अब देखो टोटल है ना, टोटल तो 389 सीटें ही मानी जाएगी। ठीक है, उनमें से ना केवल मुस्लिम लीग के हिस्से में कितनी आई? 73। चलो कोई राजा समर्थन कर देगा 5-7, तो 80 से ज्यादा तो सीटें नहीं होंगी ना इनकी। तो इनको आईना मिल गया कि भारत में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर बेटा शायद ये चुनाव ना होता ना, तो भारत का विभाजन भी नहीं होता। मुस्लिम लीग इस बेम में रहती कि हम क्या जीत जाएंगे चुनाव। इस चुनाव ने ना मुस्लिम लीग को क्या दिखा दिया? आईना। अब मुस्लिम लीग ने ना संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? संविधान सभा का क्या कर दिया बेटा? बहिष्कार कर दिया। बोला हम संविधान बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। बोला अब हम है ना भारत के संविधान में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। और कहते हैं 16 अगस्त 1946 को उन्होंने एक दिवस बनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। यह किसने बनाया था बेटा? मुस्लिम लीग ने बनाया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है। बोला आज के बाद है ना हम है ना किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मना लिया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। की हम है ना किसी भी इवेंट में क्या नहीं लेंगे? हिस्सा नहीं लेंगे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब था? 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। किसने बनाया था? कौन सा दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चलो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तो संविधान सभा तो नहीं रुकेगी ना। तो कहते हैं संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। लिख लो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बेटा? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लिख लो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? पहली बैठक हुई। तो इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा लेने से क्या कर दिया बेटा? इनकार कर दिया। तो संविधान सभा की पहली बैठक की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, तो इसमें कहते हैं जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ना संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लिख लो, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बेटा कब हुई थी?
9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ना संविधान सभा का कौन सा अध्यक्ष बनाया गया बेटा? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि इस संविधान सभा में ना जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? डॉक्टर सच्चिदा। देखो चुनाव कब हुए? जुलाई में। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कब कर दिया? अगस्त में कर दिया। ठीक है, जुलाई में चुनाव हुए, अगस्त में वो छोड़ गए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है? पहली बैठक होती है। इसमें डिसाइड किया गया कि हमारा एक अध्यक्ष बनेगा और वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष तो थे लेकिन वो टेम्परेरी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अब क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना, इनको उम्मीद नहीं थी कि ये क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन इनको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। इतना खुश हुआ, रात को बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार। खुशी बर्दाश्त नहीं होती बेटा, हर इंसान से क्या नहीं होती? खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहता हूं जिस दिन है ना एग्जाम क्लियर हो जाए ना, पास हो जाओ, ज्वाइनिंग हो जाए, उस रात ध्यान से रहना, ज्यादा खुश मत हो जाना। ठीक है, कहीं सुबह उठ ही ना पाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब घर वाले है ना, ये सच्चाई होती है। जब रिजल्ट आता है ना, माँ की आंखों में खुशी के आंसू नहीं रुकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्साइटमेंट का लेवल होता है बेटा, जो आप चाहो और वो आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी होती है उस टाइम में। ठीक है, तो इसको ना इतनी खुशी हो गई, क्या हो गया? बीमार हो गया। अब संविधान सभा वालों को लगा यार ये तो टपक गया तो हम तो मर जाएंगे ना, मसा से तो संविधान सभा चली है। तो इन्होंने अगली बैठक बुलाई 11 तारीख को। वेट इनसे भी नहीं हो रहा था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को तत्काल में क्या बुलाई? बैठक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया स्थायी अध्यक्ष। क्या बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो संविधान सभा के पहले है ना अध्यक्ष पूछे तो अस्थायी होगा तो बेटा सच्चिदानंद सिन्हा होगा, और स्थायी होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में अंतर समझ पा रहे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र। फिर इसका भी अल्टरनेट इन्होंने ढूंढा। ठीक है, इसका भी अल्टरनेट इन्होंने क्या ढूंढा? अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज्यादा खुश ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए ना इन्होंने क्या बनाए? 2 उपाध्यक्ष भी बनाए। क्या बनाए? 2 उपाध्यक्ष भी बनाए। एक का नाम था HC मुखर्जी बेटा, और एक का नाम था BT कृष्णामाचारी। ठीक है, इन्होंने अध्यक्ष के साथ साथ क्या नियुक्त किए? 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए। एक का नाम था HC मुखर्जी और एक का नाम था BT कृष्णामाचारी। HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी, ये क्या थे? संविधान सभा के 2 क्या थे बेटा? स्थायी उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बना दिया और 2 उपाध्यक्ष बना दिए। एक भी नहीं बनाया, मतलब ये है ना किसी भी प्रकार का वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बोला एक को और भी दिक्कत हो सकती है, बोला 2 बनाओ। ठीक है, तो पहले अस्थायी बना दिया सच्चिदानंद सिन्हा को, फिर स्थायी राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद के भी 2 अल्टरनेट दिए, 2 उपाध्यक्ष बना दिए। ठीक है, अब 2 उपाध्यक्ष बन गए HC मुखर्जी और BT की। अब एक संविधान सभा का इन्होंने चुना संवैधानिक सलाहकार। क्या चुना गया? संवैधानिक सलाहकार। ये बनाया गया बेटा VN राव को। लिख लो VN राव। VN राव, ये पेपर में आता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता था? VN राव होता था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बच्चे भीमराव अंबेडकर सोचते हैं ये VN राव था, बेटा VN राव। लिख लो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता था? VN राव। VN राव क्या होते थे? संवैधानिक सलाहकार वो होता है बेटा जिसको संविधान की समझ हो। ठीक है, अब अगर आए ना संविधान बनाने में ना, अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा योगदान भीमराव अंबेडकर के बाद किस इंसान का था? VN राव का था। संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान तो था बाबा साहब का, और बाबा साहब के बाद किसका था बेटा? VN राव का था। तो दूसरी बैठक कब हुई? कितने व्यक्ति चुने गए? 4 हो गए ना। वैसे तो स्थायी अध्यक्ष तो हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष
H.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णामाचारी और एक संवैधानिक सलाहकार V.N. राव। तीसरी बैठक उन्होंने बुलाई 13 दिसंबर 1946 को। इसमें कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना कौन सा प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हमारा संविधान बनाने के प्रति क्या क्या उद्देश्य होगा। लिख लो, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होगी बेटा? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, कौन सा प्रस्ताव रख रहे हैं? उद्देश्य प्रस्ताव रख रहे हैं। क्योंकि इस टाइम अगर है ना प्यारे बच्चों, अगर प्रधानमंत्री की दौड़ में अगर सबसे ज्यादा कोई आदमी जर था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन 1945 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। अदरवाइज संविधान सभा में सबसे बड़ा चेहरा होते नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो कहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना एक पूरा का पूरा पत्र सभा के सामने रखा कि हम है ना संविधान बना रहे हैं, हम किन वर्गों को हितों के लिए संविधान बनाएंगे, हमारा संविधान किस किस प्रकार से बनेगा और क्या क्या इसमें होगा। तो ये सारा का सारा जीमा इन्होंने ना सारी की सारी बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखी। आज ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना बेटा, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। आज ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन चुका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन चुका है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को लिख लो, संविधान सभा ने मंजूरी कब दी? 22 जनवरी 1947 को। लिख लो, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने मंजूरी कब दी थी? 22 जनवरी 1947 को। लिख लो, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने मंजूरी कब दी थी? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने मंजूरी कब दी थी? तो बेटा मंजूरी कब दी थी? 22 जनवरी 1947। रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946। और मंजूरी कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। और अब इसके बाद है ना संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई। ठीक है, इस बीच में ना एक तारीख आती है बेटा, ठीक है, जिस दिन हम तिरंगे को अपनाते हैं 22 जुलाई 1947। हमने किसको अपनाया था? तिरंगे को अपनाया था, जिसका डिजाइन है ना किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। तिरंगे में कलर कितने होते हैं? 4, केसरिया, सफेद, हरा और चौथा ना वो नीला होता है अशोक चक्र का। तो बच्चे है ना तिरंगे में कलर पूछते हैं ना, वो भावनाओं में खो जाते हैं और करते हैं 3। ठीक है, हमारे तिरंगे में कितने कलर है बेटा? 4 कलर है। वैसे तो बच्चे है ना केसरिया, सफेद, हरा ही पढ़ते हैं, और जो उसकी अशोक चक्र की पृष्ठभूमि है ना उनका कलर रहेगा नीला रहेगा। क्या रहेगा? नीला। तो तिरंगे में कितने कलर है? 4। पेपर में आता है केसरिया किसका प्रतीक है? क्रांति का, बलिदान का, त्याग का। केसरिया किसका प्रतीक है? पूछा गया था। क्रांति, बलिदान, त्याग। क्रांति, बलिदान, त्याग। सफेद होता है शांति का, सद्भावना का। हरा होता है हरियाली का, खुशहाली का। तीनों कलर का महत्व पूछा गया था। केसरिया क्रांति, बलिदान, त्याग। ठीक है, सफेद शांति, सद्भावना, और हरा हरियाली प्लस खुशहाली का प्रतीक होता है। तो तिरंगे के कलर कितने होते हैं? 4 कलर होते हैं। तो ये झंडे को हमने कब अपना लिया? 22 जुलाई 1947 को। इधर प्यारे बच्चों एक है ना में प्लान आएगा, भारत विभाजन प्लान भी आएगा। ठीक है, तो कहते हैं एक तारीख थी 20 फरवरी। कब की बात है? 20 फरवरी 1946 की बात थी। कब की बात थी बेटा? 20 फरवरी 1946 की। इस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्लाइमेट एटली था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की आजादी के टाइम में कौन होते थे? क्लाइमेट एटली। इसने एक घोषणा कर दी कि हम है ना जून 1947 तक है ना भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। सॉरी, जून 1948 लिख लेना। इन्होंने घोषणा कर दी
हम जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। किसने घोषणा की बेटा, क्लाइमेट एटली ने घोषणा कर दी। लिख लो, क्लाइमेट एटली ने घोषणा कर दी कि हम जून 1900 कब तक बेटा, जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, आजादी। ये घोषणा कब हुई, 20 फरवरी 1900, ये 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। ये 46 लिख दिया मैंने, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। और हम आजाद कब कर देंगे, जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन भारतीय कहते हैं कि हम 1948 तक का इंतजार नहीं कर सकते, हमें तो आज ही क्या चाहिए, आजादी चाहिए। दोबारा बताता हूं, क्लाइमेट एटली भारत की अगर पूछेगा, भारत जब आजाद हुआ उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते थे, क्लाइमेट एटली। उन्होंने घोषणा कब की, 20 फरवरी 1947। 1947 लग चुका था और 20 फरवरी की तारीख थी और इन्होंने घोषणा कर दी कि हम जून 1948 तक भारत को संपूर्ण रूप से क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन भारतीयों ने कहा कि हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, हमें तो आजाद करो अभी के अभी। ठीक है, तो कहते हैं एक अंतिम है ना वायसराय बना 22 मार्च 1947 को, जिसे हम बोलते हैं माउंट बेटन। क्या नाम था, ये पेपर में पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय कौन होता था अंग्रेजों का, लॉर्ड माउंटबेटन। ये पक्का आता है बेटा, अंग्रेजों का भारत में अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन होता था, क्योंकि आजादी से पहले तो इन्हें वायसराय कहते थे और आजादी के बाद दोबारा इन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अंग्रेजों का अंतिम अधिकारी है ना, वो कौन होता था भारत में, माउंटबेटन। ठीक है, कौन होता था बेटा, माउंटबेटन होता था। और माउंटबेटन है ना कब बना था ये, 22 मार्च 1947। मार्च से आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, भारत आजाद हो जाएगा ना अगस्त में, तो ये 22 मार्च को बना। और ये ना माउंटबेटन ना क्लाइमेट एटली से मिलकर आया और क्लाइमेट एटली को इसने कहा कि हम है ना भारत के ना 2 टुकड़े कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 टुकड़े कर देते हैं। तो क्लाइमेट एटली ने कहा कि तू पागल है, भारतीय में ना अब भारतीयता की भावना जाग चुकी है, वो प्रेम से रहते हैं, उनके 2 टुकड़े हमें नहीं कर सकते। तो क्लाइमेट एटली ने कहा कि भारत में गद्दारों की भी कमी नहीं है, मैं चंद लोगों को कहूंगा कि आप है ना किसी दूसरे देश की मांग उठाओ और परमिशन देने वाले तो हमें खुद हैं। और वो ये क्लाइमेट एटली है ना किससे मिलेगा, मोहम्मद अली जिन्ना से मिलेगा। और मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि आप पाकिस्तान की मांग उठाओ, हम तुरंत इस पर क्या कर देंगे, साइन कर देंगे और अलग है राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये कब बना था, 22 मार्च 1947 को बना था। और इधर है ना मोहम्मद अली जिन्ना, तो आपको पता है किसकी मांग उठा रहा था, पाकिस्तान की मांग उठा रहा। तो एक प्लान आया जिसे बोलते हैं भारत विभाजन प्लान। कौन सा प्लान आया, भारत विभाजन योजना। इसी को हम बोलते हैं माउंटबेटन योजना। इसके ब्रैकेट में लिख लो, भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना। ये आई 3 जून 1947 को। ठीक है, लिख लो भारत विभाजन योजना, ब्रैकेट में लिखना भारत विभाजन योजना, कई बार नहीं आती तो माउंटबेटन योजना लिख लो। भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना कब आई थी बेटा, कब आई थी, इटली ने घोषणा कब की थी, 20 फरवरी 1947। कब तक आजाद कर देंगे, जून 1948। ठीक है, भारतीयों ने कहा हमें तो अभी चाहिए। तो वायसराय कौन बन गया अंतिम, माउंटबेटन। कब बना, 22 मार्च 1947। ठीक है, तो इसने ना 3 जून 1947 की बेटा वो काली रात थी जिस रात कोई भी भारतीय चैन से नहीं सो पाया। ठीक है, 3 जून 1947 की क्या थी, वो काली रात थी जिस रात को कोई भी भारतीय चैन से नहीं सो पाएगा। फिल्मों में होती है ना, ठीक है, वो अमावस की काली रात थी जिस दिन हवेली में भूत वगैरह आते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये काली रात थी, इस दिन कोई भी भारतीय चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि भारत माँ के ना इसमें ना
दो टुकड़े करने का प्लान तैयार कर दिया गया। अंग्रेजों ने तैयार कर दिया कि भारत के क्या होंगे, दो टुकड़े होंगे। अंग्रेजों की चाल थी कि अगर दो भाई आपस में लड़ेंगे ना, कुछ टाइम तो चलो हम इनको आजाद करके चले जाएंगे और बाद में हम इन पर दोबारा क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो इन्होंने 3 जून 1947 को जो भारत विभाजन प्लान है ना, वो कहाँ रखा गया, संसद में रखा गया। और इसको फिर है ना, मतलब भारत विभाजन पर है ना, इस पर क्या किए गए, इसका प्लान तैयार किया गया। और 4 जुलाई 1947 को ना इसको कहां पर रखा गया, संसद में रखा गया। ठीक है, लेकिन ये तारीख ज्यादा यही करनी है। भारत विभाजन प्लान कब आया था, 3 जून 1947। और 4 जुलाई 1947 को ना इसको कहां रख दिया गया, संसद में रख दिया गया, या इसको क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई। और भारत का विभाजन होगा कब, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, होगा कब, 18 जुलाई 1947। देखो 3 जून 1947, 4 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947, 3 तारीख याद रखना है। कौन कौन सी बेटा, 3 जून 1947, 4 जुलाई 1947 और 18 अगस्त 1947। ठीक है, तो 3 जून को क्या होगा, भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार कर ली गई संसद के सामने। ठीक है, और 4 जुलाई को इसको संसद ने भी मंजूरी दे दी और 18 जुलाई को ये क्या हो गया, लागू हो गया। भारत विभाजन कब लागू हो गया, 18 जुलाई 1947। क्योंकि 1 महीने बाद भारत क्या होगा, आजाद होगा। अभी डिसाइड कर दिया गया कि भारत के कितने टुकड़े होंगे, 2। हाँ, महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट थी कि भारत के टुकड़े है ना मेरी लाश पर होंगे। महात्मा गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि भारत के है ना टुकड़े है ना किसकी लाश पर होंगे, मेरी लाश पर होंगे। लेकिन ना मुसलमानों को ना क्लाइमेट एटली और माउंटबेटन ने भड़का दिया कि इनके कहने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ करो। तो कहते हैं मुसलमानों ने ना एक हिंदुओं को काट कर ना लाहौर से एक क्या भेजी थी, ट्रेन भेजी थी। किसको काट कर, हिंदुओं को काट कर। फिर हिंदुओं ने ना एक ट्रेन है ना किसको काट कर वापिस भेजी, मुसलमानों को काट कर एक ट्रेन वापिस भेजी। आप गदर एक प्रेम कथा मूवी देखना, वो इसी पर आधारित है, देखी होगी। ठीक है, उसमें एक वो सक्कू पीछे रह जाती है, सकीना। ठीक है, वो सनी देओल फिर लेने आता है उसको। ठीक है, वो नलका वगैरह देखा होगा ना। ठीक है, ये सब दिखावे होते हैं, मतलब कोई मतलब क्या गदर एक प्रेम कथा, उसका तो 2nd पार्ट भी आ गया, अभी देखा होगा क्या। ठीक है, तो ये चीजें होती है प्यारे बच्चों। तो ये भारत विभाजन प्लान पर कौन सी मूवी थी, गदर एक प्रेम कथा। उस पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार है ना मुसलमानों ने एक ट्रेन हिंदुओं की काट कर भेजी और हिंदुओं ने एक ट्रेन किसकी काट कर भेजी थी, मुसलमानों की काट कर भेजी। अब नेताओं को लगा कि भारत का विभाजन करना ही ना एकमात्र क्या बचता है, रास्ता बचता है। तो भारत विभाजन पे के लिए दोनों एग्री हो गए। और 14 अगस्त को कौन आजाद हो गया, पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को क्या बना बेटा आपका, और 15 अगस्त 1947 को क्या बना, भारत आजाद हो गया। क्या हो गया, भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को क्या आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया। और 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हो गया, पाकिस्तान आजाद हो गया। हम आजाद कब हुए बेटा, 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए, आजाद हो गए। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो बेटा आजाद तो हम आज भी नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई विचारधारा से हमें ना संकीर्णता से हमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज भी हमें ना हिंदू और मुसलमानों के नाम पर लड़ते हैं। ठीक है, आज भी हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं। आज भी हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के नाम पर लड़ते हैं। ठीक है, कहने को तो हम आजाद हो गए, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी क्या है, गुलामों वाली है। ठीक है, आजादी का मतलब होता है कि सभी लोग है ना मतलब स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके। आज भी कल भी बताया था, आज अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। ठीक है, तो आज भी रियल में देखा जाए तो हम उस कदर आजाद नहीं है। ठीक है,
तो हमें भी है ना, मतलब रियल में आजादी का मतलब होता है कि जो गरीब तबका है ना उसको हम साथ लेकर चलें, ठीक है। उनको भी तो हक है ना, पढ़ने का हक भी है उनके, और कहते हैं सरकार भाई उन सभी को शिक्षा का अधिकार होता है। फिर भी आप देखना ये झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, ठीक है। इनको क्या पता इनके घर वाले जाने नहीं देते, या एजुकेशन पॉलिसियां ही ऐसी है कि इनको शिक्षा की धारा से वो जोड़ने में कामयाब है, नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो बहुत से लोग बेटा, आपको ठंड लगती है ना तो वहां जाकर देखना उनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत बुरा हाल है। अगर आपको एहसास हो ना, कभी एक बार है ना जीवन में, साल में एक बार है ना इन स्लम एरिया में आप विजिट किया करो, आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है कि पापा ने मेरे लिए क्या किया है, तो उसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप है ना पापा को घर जाकर गले लगा लोगे कि आपने जो किया है ना वो शायद कोई कर भी नहीं सकता, ठीक है। ये सच्चाई है बेटा, ठीक है। वो एनजीओ से अभी थोड़ी देर में सर आएंगे, मैं मिलाऊंगा, बच्चों से भी मिलाऊंगा कि किस कदर वो बच्चे है ना किन हालातों से गुजर कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मिलना चाहोगे क्या? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हो गया? 15 अगस्त को हम क्या हो गए? आजाद हो गए। अब आजाद हो गए ना, तो प्यारे बच्चों बहुत से है ना जो मुसलमान या बहुत से हिंदू कहां चले गए हैं? अब पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है। और बहुत से मुसलमान कहां रह गए हैं? भारत में रह गए हैं। ऑब्वियस सी बात थी, कुछ हिंदू भी थे जो इसका बंटवारे के पक्ष में थे, और कुछ मुसलमान थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। तो क्या ये एक बार क्वेश्चन आया था, क्या भारत विभाजन को टाला जा सकता था? तो बिल्कुल भारत विभाजन को टाला जा सकता था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना है ना इस टाइम कैंसर से जूझ रहे थे, अपने जीवन की अंतिम स्टेज पर थे। कुछ दिनों तक अगर हम भारत विभाजन को टाल देते ना तो भारत का विभाजन नहीं होता, क्योंकि मेन लीडर उनका था मोहम्मद अली जिन्ना, वो अंतिम स्टेज पर था। अगर हम है ना थोड़े दिन और भारत विभाजन को टाल देते ना, हम ये मार काट ना करते ना, तो ये भारत विभाजन टल सकता था, ठीक है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अब 15 अगस्त को हम आजाद हो गए। अब है ना संविधान सभा के जो सदस्य थे 389, ठीक है, बाकी 296 सीटों पर चुनाव हुआ। उसमें मुस्लिम लीग और बहुत से सदस्य कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए ना, ठीक है। तो दोबारा से किसका गठन करना होगा हमें? संविधान सभा। दोबारा से तो नहीं करेंगे, लेकिन सदस्य तो कम हो गए, तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक तारीख थी 29 अगस्त 1900, कब की तारीख थी? 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनती है, प्रारूप समिति। कौन सी समिति बनती है? प्रारूप समिति, जिसे हम बोलते हैं बेटा ड्राफ्ट कमेटी। कौन सी कमेटी बनती है? प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। कब बनती है बेटा? 29 अगस्त 1947 को। कौन सी समिति बनती है? प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी कब बनती है? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त को ना खेल दिवस होता है, मेजर ध्यानचंद जी का क्या है? बर्थडे है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस होता है बेटा? खेल दिवस। ये पेपर में आता है 29 अगस्त को कौन सा दिवस होता है? खेल दिवस। किसकी याद में मनाते हैं ये? मेजर ध्यानचंद जी की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। कब होता है खेल दिवस बेटा? 29 अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी की याद में कौन सा दिवस मनाते हैं? हमें खेल दिवस मनाते हैं। कितने अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की। तो इसमें ना एक समिति बनती है, जिसे हम कौन सी समिति बोलते हैं? प्रारूप समिति बोलते हैं। कौन सी समिति बोलते हैं बेटा? कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। इसमें पूछा जाता है कितने सदस्य थे? 7। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। लिख लो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, वो प्रारूप समिति के क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। टोटल कितने सदस्य थे बेटा इस समिति में? 7 सदस्य होते थे, ठीक है। साइमन कमीशन में भी कितने थे? 7। वो 7 अंग्रेज थे और ये 7 भारतीय थे, ठीक है।
तो अगर पूछे ना भारत का संविधान बनाने में किस समिति का सबसे बड़ा योगदान था, तो प्रारूप समिति का ना भारत का संविधान बनाने में क्या रहेगा, सबसे बड़ा योगदान था। किस समिति का था? प्रारूप समिति का योगदान भारत का संविधान बनाने में क्या था, सबसे बड़ा योगदान था। इसीलिए बाबा साहब का योगदान, क्योंकि इसके अध्यक्ष बाबा साहब थे, तो बाबा साहब का योगदान सबसे क्या माना जाता है, ज्यादा माना जाता है। कब बनी थी यह समिति? 29 अगस्त 1947 को यह समिति बनी थी। ठीक है, कब बनी थी यह समिति? 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति बनी थी बेटा? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का भारत का संविधान बनाने में क्या था, सबसे बड़ा योगदान था। सबसे बड़ा योगदान किसका था? प्रारूप समिति का था। ठीक है, इसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया चलती रही, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950। इस टाइम संविधान सभा की क्या होगी बेटा? अंतिम बैठक होगी। और इस बैठक में हम 3 पद अपनाएंगे। एक तो राष्ट्रपति का पद अपनाएंगे, ठीक है, एक राष्ट्रीय गान अपनाएंगे और एक हम राष्ट्रीय गीत अपनाएंगे। कितने पद अपनाएंगे? 3, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रपति से पहले है ना, इनको क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल का जो पद था ना, उसका स्थान किसने ले लिया? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय गान अगर पूछा जाए तो पहली बार 1911 के किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विष्णु नारायण दत्त ने की थी। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत 1896 के किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्लाह खान ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, और राष्ट्रपति है ना प्यारे बच्चों, ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल है, आज उस पद को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं। याद रह जाएगा ना। हमने कितने पद अपनाए? 3। अरे सिंपल सी बात है, गीत गान पति याद कर लेना। गीत गान पति, गीत गान पति, गीत राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति। कितने पद अपना लिए? 3 पद अपना लिए। कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो इसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, वो तो उद्देश्य प्रस्ताव वाली बता रहे हो आप, 13 दिसंबर बता रहे हो, 9, 11, 13। और अंतिम कब हुई? 24 जनवरी 1950। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब 2-1 मिनट पानी वगैरह पी लो, फिर उन बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया आज वाला क्या? थैंक यू बच्चों। 2-1 मिनट पानी पी लो, फिर बच्चों से मिलाते हैं।